हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए दिला ऑफ मार्कियास का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गया। होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। ये पार्ट छोटा है, इसका सेकंड हाफ जो पार्ट होगा वो मैं कल अपलोड करूँगी। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चलो शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है शाओजान, शाओ जाओचेंग और वांग हाओशुन से। वो तीनों भी डिस्कस कर रहे थे और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। वांग हाओशुन किसी से कॉल पे बात कर रहा था, शायद एजेंट्स वगैरह से या फिर स्पाइस वगैरह से। वहीं शाओ जाओचेंग और शाओजान दोनों डिस्कस कर रहे थे कि कौन हो सकता है जिसने सब कुछ किया होगा। तो शाओ जाओचेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या यीबू या सोंगजंग हो सकते हैं? क्योंकि अभी यही लोग हमारी लाइफ में नहीं हुए हैं, क्या पता वेंस ने और जिन्स ने उन्हें मैनिपुलेट किया हो। शाओजान कहते हैं, नहीं, यूबू और सोंगजंग के बारे में वेंस और जिन्स को कोई आइडिया नहीं अभी, तो मुझे नहीं लगता ये काम उनका हो सकता है। और उनका तो वेंस और जिन्स के साथ कोई लेना देना ही नहीं लगता मुझे। आर यू श्योर? वो कहते हैं वो दोनों ही बैठ के सोच रहे थे। तो कहते हैं, फिर तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? शाओजान कहता है, मुझे डाउट सिर्फ अभी जिस पे हो रहा है वो कोई और नहीं, शाओ फेंचिंग के फ्रेंड्स वांग यीफे और चेन जाओशुन पे हैं। कहते क्यों? शाओजान कहते हैं, एक बार तुम खुद सोचो, हम सभी पर्सन्स को बहुत अच्छे से जानते हैं जिनके बारे में हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, वो है चेन जाओशुन और वांग यीफे। स्पेशली मुझे अगर डाउट जिस पे हो रहा है वो है वांग यीफे। शाओ जाओचेंग कहते हैं, क्यों, तुम्हें उस पर डाउट क्यों हो रहा है? वहीं पर अभी जो था वांग हाओशुन भी आ चुका था। वो कहता है, हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें वांग यीफे की पे क्यों डाउट है ज़्यादा? चेन जाओशुन पे भी तो हो सकता है। चेन जाओशुन पर मुझे इतना डाउट नहीं है जितना वांग यीफे पे है। शाओ जाओचेंग और वांग हाओशुन दोनों एक दूसरे के साथ कन्फ्यूज लुक शेयर करते हैं और फिर शाओजान की तरफ देखते हैं। शाओजान उनको कन्फ्यूज लुक देखता है और कहता है, तुम लोगों को याद होगा हम कभी भी अगर किसी प्रोजेक्ट या इम्पोर्टेंट वर्क की बात करते थे तो हमारे पास कभी ना कभी वांग यीफे जब भी हमें दिखी है और तब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हुई है। वांग हाओशुन और शाओ जाओचेंग एक बार ये बात सोचते हैं, फिर कहते हैं, हाँ ऐसा बहुत बार हुआ है, लास्ट टाइम तुम्हारी डील जब थी वो भी ऐसे ही गई थी, राइट? कहते हैं, वही तो, ऐसा मैंने बहुत बार नोटिस किया और शायद तुमने भी। तुम्हें क्या लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वही है? वो दोनों शाय करते हैं। वो कहते हैं, पता नहीं, तुम्हारी बात सुनने के बाद तो हमें भी डाउट हो रहा है। काफ़ी बार फंक्शंस पे मैंने वांग यीफे को तुम्हारे पीछे जाते हुए देखा है, मुझे लगा उसे शायद तुम पे क्रश होगा, और बाद में पता चला कि वो तो चेन जाओशुन को डेट कर रही है, तो ये बात तो वहीं रह जाती है, फिर वो तुम्हारा पीछा क्यों करती थी? हाओशुन कहते हैं, हाँ काफ़ी बार हमारे शाओ फेंचिंग के साथ तुम्हारे वर्क प्लेस पर भी आई थी, काफ़ी बार यानली जीजी के वर्क प्लेस पे भी गई थी, और जब तक वो वर्क प्लेस पर गई है तब हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। शाओजान कहता है, मुझे भी यही लग रहा है। चेन जाओशुन पे मुझे इतना डाउट नहीं है जितना वांग यीफे पे है। तो वो हाओशुन की तरफ देखता है और हाओशुन कहता है, मैं समझ गया, मुझे क्या करना है, डोंट वरी। शाओजान कहता है, गुड। फिर वो शाओ जाओचेंग की साइड देखता है। शाओ जाओचेंग कहते हैं, ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ पता लगाने की। ऐसे करके वो दोनों जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। शाओजान शाय करता है और फिर सब कुछ फिर से एनालाइज करना स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग पॉइंट से अभी तक जो अभी हुआ है। यानली शीजे के अरेस्ट होने से लेकर के शाओ फेंचिंग के किडनैप होने तक शाओजान शाय करता है, और उसे पता था अभी कुछ नहीं किया जा सकता, अभी बस उसे शाओ फेंचिंग को ढूंढने के अलावा उसे इतना पता है कि उसकी सिस्टर जो है वो सेफ़ है, पर उसके सिस्टर के अरेस्ट होने के पीछे किसका हाथ है उसे ये समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर मो ने जैसा कि बोला था कि जिस इंसान ने उन्हें अरेस्ट करवाया उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ यानली शीजे को सेव करना है, तो क्या ये इंसान वही हो सकता है जिसने आशिंग को किडनैप करवाया? पर इसमें आशिंग कहाँ से सेफ़ है? आशिंग बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। पर शाओजान को इतना पता था कि वेंस और जिन्स जो हैं वो शाओ फेंचिंग को ऐसे ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इस चीज़ से वो बिल्कुल निश्चिंत था, क्योंकि उसे पता था वो लोग अगर शाओ फेंचिंग को किडनैप किया है उन्होंने तो सिर्फ उन्हें धमकाने के लिए, भी वो लोग शाओ फेंचिंग का कुछ नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शाओजान इस बात से रिलैक्स था और उतना ही डरा हुआ भी था, क्योंकि वो लोग मनाने के लिए भी बहुत कुछ कर सकते थे। अगर नहीं मानी उनकी बात तो उनका क्या चाल हो सकती है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? शाओजान बस यही सोच रहा था और शाय करते हैं। वो कहते हैं, जिन्स और वेंस, उन्हें क्या हमारे प्लानिंग के बारे में पता चल चुका होगा? अगर पता चला होगा तो कौन होगा जो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है? क्या वो हमारे ही आसपास कोई है? क्या हमारा ही कोई
मेन वर्कर या फिर कोई हमारा ही इंसान जो हमारे लिए वर्क करता हो लेकिन वेंस के लिए वर्क कर रहा हो, कौन हो सकता है ऐसा? शाहजहान शाय करता है। वो कहते हैं कौन है ये सारी चीज़ों को अपने तरीके से खेलने वाला? शाहजहान को ऐसा लग रहा था कि अभी वो एक प्यादा है, एक चेस के गेम में वो अभी किंग नहीं, कोई प्यादा है, जैसे कोई कंट्रोल कर रहा है, शाहजहान को कोई कंट्रोल कर रहा है। और शाहजहान को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। शाहजहान को चीज़ें कंट्रोल करना पसंद है, खुद किसी से कंट्रोल होना नहीं। शाहजहान शाय करता है और सब कुछ फिर से सोचता है, फिर से एक नई प्लानिंग करता है। वो भी सोच रहा था कि उसे अब नेक्स्ट मूव क्या चलना चाहिए जिससे सब कुछ उसके साइड पर हो। शाहजहान अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। उसके पास वांग हाइक्विन की कॉल आती है। वांग हाइक्विन कहता है कि शाहजहान अब हमें क्या करना है, क्या हमें उसी प्लान पे वर्क करना है? शाहजहान कहता है तुम्हें लगता है अब उस प्लान पे वर्क होगा? यानी शिजो को नाम में अरेस्ट हो चुकी हैं, जो हम जिन्स और वेंस पे डालने वाले थे। उसके बाद उसके अड्डे का पता लगाना था हमें, पर अब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने सोचा था कि वो अरेस्ट होगा तो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा और निकल करके अपने सीक्रेट हाइड आउट पर जाएगा, पर नहीं, यहाँ सब कुछ उल्टा हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? हाइक्विन कहता है मुझे भी नहीं पता, क्या हमें होंग गुंजन के साथ एक दोबारा मीटिंग बिठानी चाहिए? शाहजहान कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता होंग गुंजन अभी हमारे किसी काम का है। क्या पता है होंग गुंजन को भी जिन्स और वेंस के मेन हाइड आउट के बारे में कुछ नहीं पता है। ये उसने लास्ट टाइम ही खुद ही क्लियर किया था। वो कहता है पर अब हम क्या कर सकते हैं? कहते हैं डोंट वरी, हमें जितने भी लोग जिन्स और वेंस के अंडर वर्क कर रहे हैं उनको अपने साथ करना होगा। तो मतलब वही छोटे माफियाज जिनकी लिस्ट हमें होंग गुंजन ने दी थी। शाहजहान कहते हैं अभी सिर्फ हम वही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हाइक्विन कहता है तो फिर अब शाओ फेंचिंग उसको हम कैसे बचाएंगे? शाहजहान कहता है उसके लिए मैंने वांग हाओशेन को और शाओ जाओजिन को काम दिया है, वो कर रहे हैं। पता लगाना पड़ेगा ये सब कुछ हो क्या रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, कौन है जो हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, किसको हमारी इन्फॉर्मेशन सारी पता चल रही है। शाहजहान शाय करता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। शाहजहान अभी शाओ मैंशन वापस आ चुका था, लेकिन उसे रूम में यीबो नहीं दिखता है। शाहजहान थोड़ा डर जाता है। वो यीबो को ढूंढना स्टार्ट करता है। शाहजहान को समझ नहीं आता कि यीबो कहाँ जा सकता है। उसने पूरा मैंशन चेक कर लिया था पर उसे यीबो कहीं नहीं दिखा था। शाहजहान अब थोड़ा डर चुका था। शाहजहान जब टेरेस पे पहुंचता है तो उसे यीबो वहीं मिल जाता है। शाहजहान एक रिलीफ भरी शाय करता है और वो यीबो को देखता है। कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो नीचे सो रहे थे ना? यीबो कहता है कि जब मैं जागा था तब आप वहाँ पर नहीं थे और मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बस थोड़ा टेरेस पे वॉक करने के लिए आ गया था। शाहजहान शाय करता है और यीबो का हक करता है। उसे पता है अभी यीबो बहुत ज़्यादा परेशान होगा क्योंकि यीबो के फेस पे काफ़ी ज़्यादा वरीडनेस दिख रही थी। शायद वो शाओ फेंचिंग के लिए वरीड था। शाहजहान यीबो के फेस को देख रहा होता है और समझने की कोशिश करता है कि यीबो के इस छोटे से दिमाग में भी चल क्या रहा है। यीबो जो कि शाहजहान को देखता है और शाहजहान को हक करते हुए कहता है क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या आशिंग वो ठीक होगा? शाहजहान यीबो के हेड को पैट करता है एकदम टाइटली हक करते हुए और कहता है हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आशिंग ठीक रहेगा, उसे मैं ढूंढ लाऊंगा, उसे मैं वापस ले आऊँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शाहजहान कहता है तो मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना यीबो? यीबो कहता है बहुत ज़्यादा। यीबो ये बात जो बोल रहा था उसकी आंखों में बिल्कुल सच्चाई साफ साफ दिख रही थी। उसे जैसे शाहजहान पे सच में सबसे ज़्यादा भरोसा हो, खुद से भी ज़्यादा। और शाहजहान को देख रहा था। यीबो की आंखों में बस सच्चाई ही थी। यीबो जो कह रहा था वही उसकी आंखों में दिख रहा था, जैसे उसे शाहजहान पे पूरा भरोसा हो। शाहजहान यीबो को देख रहा था। शाहजहान शाय करता है और कहता है पता नहीं आशिंग कैसा होगा। उसकी आंखों में वो वरीडनेस देख के यीबो के दिल में जैसे बहुत बड़ा दर्द उठ रहा हो। यीबो को बहुत बुरा लग रहा था कि शाहजहान को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। शाहजहान का तो कोई गुनाह भी नहीं है। क्या उसे शाहजहान को सब बता देना चाहिए? पर यीबो सोचता नहीं, अगर अभी शाहजहान को सब कुछ बता दिया तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। वेंस का ध्यान मुझ पर आ जाएगा। अगर ये सब कुछ पता चलता है हमें कुछ तो करना होगा। मैं शाहजहान को भी नहीं बता सकता, मैं भी जहान को कुछ भी नहीं बता सकता। यीबो शाय करता है। शाहजहान यीबो को ऐसे देखता है और उसे टाइटली हक करता है। कहते डोंट वरी सब कुछ सही हो जाएगा। शाहजहान को लग रहा था यीबो वरीड है आशिंग के लिए। हाँ यीबो वरीड था, आशिंग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। पर यीबो के दिमाग में भी तो चल रहा था। शाहजहान को कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसा कुछ यीबो के दिमाग में चल रहा होगा। यीबो के दिमाग में जिन्स और वेंस को बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही थी। शाहजहान के अकॉर्डिंग यीबो इतना इनोसेंट था जिसे कुछ भी नहीं पता। वहीं यीबो के अकॉर्डिंग उसे ऐसा लग रहा था कि वो शाहजहान को धोखा दे रहा हो। पर यीबो को पता था ये ज़रूरी है, अगर यीबो ने नहीं किया तो सभी की लाइफ खतरे में है। जिन्स और वेंस की वजह से
जिन्स और वैंस अब पहले वाले नहीं हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हद तक खतरनाक और डेंजरस हो चुके हैं। ये पहले का टाइम नहीं है जब जिन्स और वैंस का माफिया वर्ल्ड में कुछ नहीं होता था। इस टाइम पे जिन्स और वैंस के बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में माफिया से जान पहचान हो रखी है। ये बात सिर्फ यीबू को पता थी कि अभी जिन्स और वैंस की किन किन के साथ दोस्ती हो रखी है। इटालियन माफियाज के साथ, कोरियन माफियाज के साथ, साथ ही साथ में कुछ रशियन माफियाज के साथ भी। यीबू शाय करता है। वो कहता है कि अभी मैं क्या करूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे सबकी लाइफ को सेफ रखूँ, कैसे सबको सेव करूँ, कैसे सबको संभालूँ। यीबू शाय करता है। उसके चेहरे पे एक अलग ही वरीडनेस दिख रही थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। शाहजहान उसे ईबू को हक करता है और कहता है डोंट वरी ईबू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ईबू को ब्राइडल साइड में कैरी करता है क्योंकि ईबू को ऐसा देख करके लग रहा था जैसे ईबू के अंदर कोई जान ही ना हो। शाहजहान ईबू को ब्राइडल साइड में कैरी करके नीचे लेके आता है रूम में और ईबू को रेस्ट करने के लिए बोलता है। ईबू जो कि देखता है शाहजहान भी बहुत ज़्यादा थका हुआ है। वो शाहजहान का हाथ पकड़ लेता है शाहजहान के जाने से पहले और कहता है कि जान का आपको भी रेस्ट करना चाहिए, आप भी बहुत ज़्यादा थके हुए हो। शाहजहान कहता है नहीं ईबू, अभी बहुत सारा काम है। ये वो कहते हैं डोंट वरी जानका, आप थोड़े रेस्ट कर लो, अभी चेंगा और श्वन का सब कुछ ढूंढ रहे हैं ना। शाहजहान जो कि इतना ज़्यादा वरिड था, उसने ये बात नोटिस ही नहीं की कि उसने तो ईबू को ये बताया ही नहीं था। फिर ईबू को कैसे पता कि चेंग और हाउशन ही हैं जो ईबू को ढूंढ रहे हैं, मतलब आशिंग को ढूंढ रहे हैं। शाहजहान ने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी, पर ईबू को रियलाइज़ हो चुका था। उसने बातों में क्या कह दिया है। ईबू कहता है शिट, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा, अपनी बातों पर मुझे बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो मैं वो सारी बात बोल दूँगा जो मुझे बोलने की अभी ज़रूरत नहीं है। ईबू शाय करता है। उसके हर वक्त शाओझान, वांग हाओशेन, शाओ जाओचिंग, वांग हाइक्वेन और शाओ यानली, शाओ फेंजिंग, पूरे हर एक मेंबर, मिस्टर मिसेस वांग, मिस्टर मिसेस शाओ, सभी पर ईबू की नज़र रहती है हर वक्त। उन सभी पर ईबू ने स्पाइस रखे हुए हैं जो कि हर वक्त उन्हें देखते हैं, पर ये बात इनको भी नहीं पता है। वो स्पाइस किसी गार्ड के रूप में, बॉडी गार्ड के रूप में, या किसी कुक के रूप में, या किसी मेड के रूप में, बटलर के रूप में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। शाहजहान के वर्कर के अकॉर्डिंग उनके अंडर वर्क करने वाले कोई भी हो सकता है। वो ईबू ने इतने सारे स्पाइस एंड एजेंट्स को उनकी लाइफ में रखा हुआ है, उन सबको खुद को ही नहीं पता। ईबू शाय करता है। वो कहता है ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ईबू सोचता है अगर शाहजहान और उसकी पूरी फैमिली को सभी को ईबू की सच्चाई पता चलेगी तो क्या सभी ईबू से गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे। ईबू को ये बात खुद को नहीं बताती कि उनका क्या रिएक्शन होगा ईबू की सच्चाई जान करके, कि वो इनोसेंट ईबू जिसे ये सब इतना इनोसेंट समझता है वो इतना इनोसेंट नहीं है, तो क्या होगा। ईबू शाय करता है। अभी जिन्स और वैंस के मेन हाइड आउट पर शाओ फेंजिंग जो कि बंधा हुआ था, उसका अब होश आता है। वो थोड़ा सा खुद को हिलने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है। उसके चेहरे पर एक अचानक से बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है, उसकी आंखें खुल नहीं रही होती उस रोशनी में। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। जब वो आँख खोलता है तो देखता है कि यूबिन जो है वो पहले से ही जाग रहा है, उसकी आंखें पहले से ही खुली हैं, वो पहले से ही होश में है। उसका जो इंजरी थी वो भी ट्रीट की जा चुकी है। शाओ फेंचिंग की जब नज़र खुलती है, मतलब आंखें खुलती हैं और वो देखता है तो वहाँ पर यूबिन को ही देखता है। यूबिन से कहता है हम कहाँ हैं, और वो हिलने की कोशिश करता है तो वो हिल नहीं पाता है। जब उसे फील होता है कि वो हिल नहीं पा रहा है तो वो खुद को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे चेयर में बांधा है। और फिर वो यूबिन को देखता है प्रॉपरली, तो यूबिन को भी बांधा हुआ था। फेंचिंग कहता है क्या हमें उन्होंने पकड़ लिया है। यूबिन कहता है हाँ, हम पकड़े जा चुके हैं। फेंचिंग कहते हैं क्या, अब हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ क्या करेंगे। यूबिन कहते हैं डोंट वरी, ये हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। कहते हैं क्यों। वो कहता है तुम्हारी लाइफ इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेंचिंग कहते हैं मैं मेरी लाइफ की नहीं तुम्हारी लाइफ के लिए बात कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं करेंगे ना। तो यूबिन स्माइल करता है, कहते हैं डोंट वरी, अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो भी तुम सेफ जाओ यहाँ से। फेंचिंग कहता है तुम इडियट मत बनो, मुझे सिर्फ अपनी लाइफ की नहीं तुम्हारी लाइफ की भी लिए भी मैं परेशान हूँ, तुम्हारे लिए भी मैं वरिड हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वही यूबिन वो कहते हैं डोंट वरी, मुझे भी कुछ नहीं करेंगे, जब तक तुम मेरे साथ हो कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ना खुद को ना तुम्हें, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा। वो फेंचिंग ऐसा कह ही रहा था, तभी वहाँ पर कुछ स्टेप्स चलने की आवाज़ आती है। वहाँ पर कुछ जो गार्ड्स वगैरह थे, बॉडी गार्ड्स वगैरह थे, कुछ आदमी लोग जो थे वो आ चुके थे। उनके कपड़े प्रॉपर ब्लैक थे, उनके फेस पे एक अलग सी डेविलिश स्मेल थी। वो उनमें से एक आदमी बोलता है कि
डोंट वरी, तुमसे हमारे मास्टर मिलने बहुत जल्दी आने वाले हैं, ये लो खा लो। ऐसा क्या करके उन्हें खाना देता है। यूबिन कहता है हमारे हाथ खोलो, तो कहते हैं नहीं, तुम्हारे हाथ नहीं खोले जाएंगे, तुम्हें हमारा एक आदमी खिलाएगा, ऐसा वो कहता है। और दूसरी अपने इंसानों को मतलब अपने आदमियों को देखता है और एक को इशारा करता है इन्हें खाना खिलाने के लिए। वो जो थे शाओ फेंचिंग और यूबिन को खाना खिलाना स्टार्ट कर चुके थे। यूबिन चाय करता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। शाओ फेंचिंग भी खाना खाना शुरू कर चुका था क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, तो उसे भूख लग रही थी। शाओ फेंचिंग सोच रहा था कि खाना सेफ होगा या नहीं। वो यूबिन की तरफ देखता है, यूबिन उसे नोट करता है कि हाँ तुम खाना खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाओ फेंचिंग जो होता है वो यूबिन की बात सुन करके वो खाना खाना स्टार्ट कर चुका था। वो इंसानों से खाना खिला रहा था। तो शाओ फेंचिंग कहते हैं यो तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, तुम अपने हाथ भी नहीं धुलते क्या, जाओ पहले हाथ धुल के आओ फिर मुझे खिलाना, नहीं तो मैं नहीं खाने वाला इन गंदे हाथों से। यूबिन जैसे हंसी आर्ट की शाओ फेंचिंग जो मतलब बंदा इंसान इसे दिख नहीं रहा है कि किडनैप हुआ है, किसी 5 स्टार होटल में नहीं आया है जो सब इसकी फरमाइशें पूरी करेंगे। वो इंसान उसे बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि शायद उसे ऊपर से ऑर्डर मिले थे कि इन लोग की जो है उसे अच्छे से खातिरदारी करनी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है और ये लोग जो डिमांड करें वो पूरा करना है, बस उन्हें छोड़ने को, उन्हें यहाँ से भागने नहीं देना है, इतना ध्यान रखना है। तो इंसान शायद करता कहता है अगर मुझे इतने अच्छे पैसे ना मिल रहे होते ना तुम्हारी वजह से तो मैं बिल्कुल नहीं करता। ऐसा कहता है वो खाने की प्लेट को वहीं रख के जाता है और एक बार अच्छे से जाके हैंड वॉश करके आता है। यूपिन से बहुत हंसी आ रही होती है, कहता है ये मतलब किडनैपर्स भी सोचेंगे कि उन्होंने किडनैप किसे कर रखा है, शाह पेंचुए ने इतना अच्छे से रुला देगा, वो ऐसा सोच रहा होता है। अब वो शाय करता है। शाओ फेंचिंग जो कि अब खाना खा चुका था, यूवेंटस ने खाना खा लिया था बिना कोई टेंट्रम शो करे। शाओ फेंचिंग कहता है कि कितना बेकार खाना है कि तुमने पास कोई टेस्टी खाना नहीं है। उन गार्ड्स को ना उन मतलब लोगों को, उन आदमियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अभी कि मतलब इस इंसान को देखो, ये गिरना है वो और इसकी फरमाइशें देखो। तो उन्हें पता था कि एक रईस इंसान का मेंबर मतलब फैमिली से बिलोंग करता है, शाओ फैमिली से कौन नहीं जानता। तो ऑब्वियसली उन्हें पता था कि टेंट्रम शायद उन्हें मिलेंगे। तो कहते हैं तुम्हें क्या खाना है, तो शाओ फेंचिंग कहता है कि मुझे अपना एकदम बहुत बड़ी सी लिस्ट देता है। वो कहता है इतने तो मुझे पैसे नहीं मिल रहे जितना कि मुझे तुम्हें खिलाना पड़ेगा। कहता है मुझे नहीं पता, मुझे ये खाना है, अगर खिलाना है तो खिलाओ, नहीं तो मुझे नहीं पता। वो लोग शाय करते हैं, उन्हें पता था कि उन्हें पैसे तो बहुत मिलने वाले हैं, इस इंसान को अच्छे से संभाल के रखना और इन्हें यहाँ से भागने नहीं देना है, बस उन्हें इतना ही करना है। वो शाय करते हैं। वहीं जो यूबिन था वो सोचता है कि सभी को हाइड आउट करने में तो पता चल चुका है, अगर मैं शाओ फेंचिंग को यहाँ से लेके भागता हूँ तो सब कुछ ठीक रहेगा, पर प्रॉब्लम इतनी है कि हमारी जान खतरे में है, मुझे भी प्रॉपरली नहीं पता है कि मैं कहाँ पे हूँ। यीबू को हमारी लोकेशन पता चल चुकी होगी और उन सभी को हमारी लोकेशन पता चल चुकी होगी, तो वो लोग हमें सेव करने के लिए तो आने ही वाले होंगे। पर क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए, क्या मुझे आशिक को यहाँ से लेके भागना चाहिए? मैं नहीं चाहता कि हाँ आशिक बिल्कुल भी परेशान हो। वो शाओ फेंचिंग की साइड दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट था पहले तो, लेकिन जब वो देखता है कि गार्ड्स उसके मतलब सारी बात मान रहे हैं, जैसे कि उसके लिए उसके फेवरेट फूड मंगाया जा रहा है और सब कुछ, तो शाओ फेंचिंग की फेस पे एक अलग से स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं वाह ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, मतलब मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे मेरा फेवरेट खाना खाने के लिए मिलेगा। शाओ फेंचिंग ये बात सुनकर के यूबिन सोचता सच में या अभी भी बच्चा ही है, इसे डेंजर में और इन सब चीज़ों में फ़र्क समझ में नहीं आ रहा, बस अपनी फरमाइशें पूरा होते देख रहा है तो ये खुश है, इसको क्या ही करूँ मैं इसका, मैं ऐसा सोचता शाय करता है। वहीं शाओ फेंचिंग जो कि अब मतलब उन आदमियों पे ना अपने ऑर्डर चला रहा था कि मुझे ऐसे नहीं, यहाँ पे एक गद्दा लेकर के आओ, मुझे उस पर सोना है, ये बेकार सी चेयर पे मेरी बॉडी पेन करी है, तो मैं अगर मेरे हाथ बांध के रखने हैं तो किसी सॉफ्ट से किसी क्लोथ से बांधो, ये तुमने कितना हार्ड सा क्लोथ ले रखा है, मेरे हाथों पे तो कैसे निशान पड़ रहा है, ये वो ऐसे बहुत सारी टेंशन शो कर रहा था। और वो गार्ड्स ना उनकी जैसे सर में दर्द हो चुका हो शाओ फेंचिंग की बातें सुन के। वो शाओ फेंचिंग की बात को टाल भी नहीं सकते थे कि उन्हें शाओ फेंचिंग का प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखना था, पर वो अगर मार दे तो फिर उनको उनका जो सीनियर है जिसने उनको मतलब किडनैप करने के लिए बोला है वो इन लोग को मार डालेगा। वो सोचता है और शाय करते कहते हैं हम कहाँ फंस गए, इस इंसान ने हमें जीना हराम कर रखा है हमारा। वैसे सोचता है शाओ फेंचिंग की तरफ घूर के देख रहे होता है। शाओ फेंचिंग जो कहते हैं क्या तुम्हें कुछ करोगे मुझे, फिर सोच लेना तुम्हारा बॉस तुम्हारा कितना बुरा हाल करेगा, और मेरे उसे चेहरे पे एक भी निशान दिखा, तुम्हें पता है ना मैं किसका ब्रदर हूँ, मेरे भाई को भी पता चला ना तो तुम दोनों तरफ से जाओगे, एक तो जिसने मुझे किडनैप करवाया उसकी तरफ से और एक मेरे ब्रदर की तरफ से। सोच लो तुम्हें किसके हाथों से मरना है, तुम्हें तो दोनों हाथों के से मरने को मिलेगा। सोच लो अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारा बॉस जो करना चाहता है वो नहीं होगा, यानी कि वो मेरे ब्रदर को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा अगर तुमने मुझे परेशान किया तो। सोच लो क्या करना है तुम्हें। वो शाय करता है और फिर सारी शाओ फेंचिंग की डिमांड्स फिर से फुलफिल करना स्टार्ट कर चुका था। उसके लिए एक मतलब बहुत सॉफ्ट तक गद्दा मंगाया जाता है, ब्लैंकेट आती है, पिल्लो आता है, और साथ ही साथ में उसके जो हाथों पे इतनी टाइट सी रस्सियाँ थी उनको चेंज करके एक सॉफ्ट से क्लोथ से हाथ बांधे जाते हैं। शाओ फेंचिंग जो कि स्मेल कर रहा होता है, स्मोक कर रहा होता है, तो बहुत मज़े आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा होता है सभी के। वहीं ह्यूबिन सोचता है कि बस इन लोगों के सटके ना और ये शाओ फेंचिंग पर गुस्सा करके उस हाथ बदला उठा दे।
पर यूबिन वो भी कोई ऐसा वैसा इंसान थोड़ी था, वो इन रस्सियों को बहुत आसानी से खोल सकता था। वो मल्टी टैलेंटेड था आफ्टर ऑल, उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। पर वो अभी कर नहीं रहा था क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ पे वांगी फे आए और वो जो करना चाहती है वो कंप्लीट हो सके, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से भाग गए तो फिर वांगी फे को यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो बस चाहता था कि वांगी फे एक बार यहाँ पे आ जाओ, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर ले, इन लोगों को खरीद ले, इन आदमियों को खरीद ले, इनके लीडर को खरीद ले। अगर एक बार ऐसा हो जाता है तो सब कुछ सही जाएगा। इसलिए वो बस वेट कर रहा था वांगी फे के आने का। वहीं वो शायद करता है और दिखता है शाओ फैंचिंग, जो कि अपनी फरमाइश अभी भी चलाया जा रहा था। वहीं शाहजहां जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, वो अभी सो रहा था यीबू को कडल करके। उसके चेहरे की जो टेंशन थी वो अभी भी उसके माथे पे दिख रही थी। उसके मतलब फॉरहेड पे अभी भी बहुत ज़्यादा वरिड लाइन्स थी। उसका फेस जो था ना उस पर अभी भी वरिडनेस दिख रही थी, शायद शाओ फैंचिंग की। यीबू जो होता है वो शायर करता है और शाहजहां के सोते हुए चेहरे से एक चेहरे पर मतलब उसके फॉरहेड पे किस करता है, कहता है डोंट वरी जान का, आशिक को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, वो सेफ़ रहेगा, उसके साथ यूबिन का है, वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। यूबू ऐसे कहता है और शायर करता है। यीबू वहाँ से रूम से उठता है और कॉल पर बात करने के लिए चला जाता है। वो अभी वांगी फे से कॉल पर बात कर रहा था। वो वांगी फे से कहता है कि फेफे सब कुछ तैयार है क्या, तुम्हें वैन रोहान ने या जिन गुआंगशान ने कुछ करने के लिए बोला क्या, उन्होंने बुलाया तुम्हें? तो वांगी फे एक स्मग के साथ कहती है तुम्हें पता है 10 मिनट पहले क्या हुआ था अभी? वो कहता है यीबू कहता है क्या? तो स्मग करती है फ्लैशबैक। ये फे जो कि अभी अपने रूम पे अपार्टमेंट पे रुकी हुई थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में जाती है वेंचाओ के पास। उसे पता था कि वेंचाओ के पास आने से उसे कुछ पता चल सके मे बी, पर वेंचाओ वो डफर अभी भी लड़कियों के साथ ड्रिंक करके मज़े कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचते एक नंबर का नालायक है, पता नहीं वैन रोहान जो इतना स्मार्ट है, इतना ज़्यादा सब कुछ अच्छे से हैंडल करता है, उसकी औलाद इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई क्यों है। वो सोचते और शेयर करते होते एक वेंचो वो भी ऐसा ही है, दोनों भाई एक जैसे हैं। जिन गुआंगशान ये बिल्कुल जिन गुआंगशान की औलादे लगते हैं। मुझे तो वैन रोहान के इनमें कुछ गुण दिखते ही नहीं है। वैन रोहान जैसे स्मार्टनेस नहीं है। जिन गुआंगशान भी ऐसी हरकतें करते हैं पर उसमें भी दिमाग है, पर ये दोनों के दोनों बिल्कुल दिमाग नहीं है। वहीं जिन जिशुन वो भी ऐसा ही बिगड़ा हुआ है, उसमें भी बिल्कुल दिमाग नहीं है, सारी टफर है। वो सोचती है ट्राई करते करते मैं क्या करूँ, कहाँ से पता लगाऊँ। वो ऐसा सोच ही रहती है, वो परेशान होती है। तभी वहाँ पे होती है एंट्री वैन रोहान की और जिन गुआंगशान की उसी बार में, क्योंकि वो वार्ड जो था वो वेंस का ही था। जब वैन रोहान और जिन गुआंगशान वांगी फे को यहाँ पे देखते हैं तो वो शॉक्ड होते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या करते हो। तो वांगी फे एक प्यारी से स्माइल करके कहती है मैं तो बस ये सोच रही थी, मैं तो वेंचाओ के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी और सोच रही थी कि अशिंग उसका क्या होगा अभी, अगर उसे पता चलेगा सब कुछ मैंने करवाया तो वो उसका पर क्या बीतेगी। मैं तो बस उसका फेस रिएक्शन देखना चाहती हूँ। वैन रन जिसके फेस पे भी स्मग आ जाती है। यीफे की बात सुन करके यीफे के फेस पे भी एक फेक स्मग था, जो कि ये शो कर रहा हो कि जैसे कि वो कितनी खुश है और कितना ज़्यादा एक्साइटेड। तो वैन रोहान कहते हैं क्या तुम्हें उससे मिलना है? वांगी फेस मतलब से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड शाओ फैंचिंग से मिलना है? कहती मैं तो बस उसका रिएक्शन देखना चाहती थी जब उसे पता चलेगा कि उसको बैक स्टेप करने वाली मैं हूँ। वो स्मोक कर रही होती है। तो वैन रोहान कहता है डोंट वरी, कल सुबह हम वहाँ जा रहे हैं उसे मिलने। तो भी मतलब वो कहती क्या, वांगी फे कहती क्या आप मुझे भी लेके जा रहे हो? तो कहता है और इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ जाओ तुम घर जाके रेस्ट करो। कहती पर वेंचाओ और वैनशु और जिन जुशन? तो कहते तुम्हें पता है ना ये तीनों के तीनों कितने निकम्मे हैं, इन तीनों को भी हम वहाँ नहीं लेके जा रहे हैं। कहता है कोई बात नहीं, इन्हें वैसे भी उस हाइड आउट करने में पता है, पर मैं नहीं चाहता ये लोग वहाँ पहुँच कर किसी प्लान को ख़राब कर दें। ये तीनों किसी काम के नहीं है। जिन गुआंगशान कहता है एटलीस्ट ये तुम्हारा काम तो करते हैं, पर मेरा बेटा जिन जिशुन वो तो किसी काम का नहीं है, पता नहीं कैसे वो मेरा बेटा हो सकता है। थैंक गॉड मैंने उसे अब्रॉड भेज रखा है, नहीं तो पता नहीं वो यहाँ पे कितना कुछ बवाल मचा देता अगर उसे पता चलता कि मेरा अभी भी इन सभी कामों में हाथ है। कहते कोई बात नहीं, वो कभी अब्रॉड से वापस आ भी नहीं पाएगा, उसे वहीं पर अपने बिजनेस वर्क में बिजी रखो, उसे यहाँ कभी आने भी मत देना। जिन गुआंगशान कहता है हाँ डोंट वरी, मैं सब चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ। वो शायर करता है। वहीं ये फे जो कि स्मोक करती है जिन जिशन का नाम सुन करके, वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जिन गुआंगशान, क्या उसे पता नहीं है तुम्हारे वर्क के बारे में? ये वो जब ये सारी बातें सुनता है वो कहता है वाह जिन जिशन का, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। ऐसे स्माइल करते हैं। आफ्टर ऑल वही तो हैं जो हमें जिन्स की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आफ्टर ऑल उन्हीं के जो लोग हैं वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिन्स के कामों की। आफ्टर ऑल जिन जिशन का ने अपने एजेंट्स अपने स्पाइस को रखा हुआ है उनके लिए वर्क करने के लिए। सच में जिन जिशन का जितने सीधे दिखते हैं उतने सीधे हैं नहीं। हाँ मतलब कि वो बिगड़े नहीं है उस टाइप में
कि किसी के साथ बुरा करें या स्मगलिंग वगैरह में उनका हाथ हो, पर हाँ उतने सीधे नहीं हैं कि इस दुनिया के लिए वो बहुत भूले हों और इन सब कामों में उनका हाथ ना हो। ये वैसे कहता है स्मग करता है, आफ्टर ऑल वो भी तो हमारे एक वन ऑफ द पर्सन है जो हमारे लिए वर्क करते हैं। ये वैसे कहता है स्मग करता है। तो वांग यीफे कहती है और मैं कल जाने वाली हूँ। कैन यू बिलीव इट, मैं वैन रोहन के साथ और जिंग क्वेंशन के साथ आशिंग और यूबिन के पास जाने वाली हूँ। मैं तो यूबिन का रिएक्शन देखना चाहती हूँ जब उसे पता चलेगा जो काम उसने सोचा था कि 2-3 दिनों में होगा वो मैंने सिर्फ एक रात में कर लिया है। नेक्स्ट टाइम उसके सामने होंगी, उसका रिएक्शन क्या होगा। ये वो कहता है यूबिन को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये छोटा सा प्लान इतना कुछ वर्क कर सकता है। कहता है ये लोग बेवकूफ़ हैं, उनका विश्वास जीतना बहुत आसान है, ऐसा वो कहती है और स्मोक करती है। ये वो कहता है होप तो कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चले। गाइस ये पार्ट 19 का ए पार्ट है, इसका बी पार्ट मैं कल लेकर के आऊँगी। आज मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी।